शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वो सफलता की कुंजी है जिससे भाग्य के प्रत्येक द्वार को खोला जा सकता है। शिक्षा वो धन है जिसे जितना बांटो उसमें कमी नहीं होती, वो बढ़ता जाता है। शिक्षा की महत्वता हम सभी जानते हैं और इसकी महत्वता को, इसके प्रसार को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार विभिन्न तरह की स्कीम्स और अभियान लेकर आती है। आज देवांशी कार्यक्रम में हम ऐसे ही अभियान की बात करने वाले हैं जिसके उपयोग से जन जन तक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान बात करें इसमें अगर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर ट्रेनिंग और सर्व शिक्षा अभियान को मिलाकर सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। समग्र शिक्षा में हम विमेन एम्पावरमेंट को लेकर चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं, विभिन्न तरह के टूल्स स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं। इस अभियान से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती हैं और इसकी पार्टनरशिप को उनका फंड रेजिंग करती हैं। इनका स्वागत करते हैं प्रियंका पोद्दार जी। स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। थैंक यू दीक्षा जी। मैम, आज जैसे हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, समस्त शिक्षा के लिए जो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना हम चाहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा हम जानना चाहेंगे जो आपका वर्क प्रोफाइल रहा है, किस तरह का आप कार्य करती हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बिल्कुल। दीक्षा, मैं पिछले 15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ जी। अगर इसको मैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैं कार्यरत रही हूँ जी। अभी फ़िलहाल की अगर बात करूँ तो मैं कैसे सरकार जो शिक्षा निदेशालय है हमारा जी, उसको कैसे गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए, तो उसके बीच की मैं एक सूत्रधार हूँ, मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी जो परियोजनाएं जो चल रही हैं, जो स्कीम्स है जो आपने बताया अभी, वो स्कीम्स हैं, तो कैसे उसको एंड बेनिफिशियरी तक, जो अगर हमारा बच्चा है उस तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसमें किस तरह की जो सिस्टम जो सरकार के पास ऑलरेडी है जी, और किस तरह गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं उनके साथ जुड़कर उनको उन बच्चों तक पहुंचा पाएगी। तो इसी में मैं एक सूत्रधार का काम करती हूँ। जी। जो टारगेट बेनिफिशरी है उन तक जो भी इसके बेनिफिट्स पहुंच सके, इसका आप बेसिकली कार्य करती हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही एक अच्छा कार्य है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन अगर उसका आउटकम देखने को ना मिले तो वो व्यर्थ ही प्रतीत होती हैं। तो ऐसे में आप अगर एक कंसल्टेंट का काम करती हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक कार्य रहता है। बात हम कर रहे हैं समग्र शिक्षा की, तो अगर इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लेकर चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये किस तरह का अभियान है? अगर समग्र शिक्षा को हम देखें तो समग्र नाम से ही है कि समग्र रूप से हम कैसे शिक्षा को के क्षेत्र में इसको बेहतर कर सकते हैं, राइट। सो बट स्टार्टेड विथ 3 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ 3 बिंदुओं पे खासकर चर्चा हुई जी। कि जो बच्चे का जो सीखने की जो क्षमता है उसको कैसे बेहतर कर सकें, और बच्चों की जो कक्षा स्तरीय जो सीखने की जो क्षमता है उसपे को बेहतर कैसे कर सकें। जी। और रही बात इन सब को बेहतर करने के लिए हम टीचर को बिल्कुल नहीं भूल सकते, तो शिक्षक को ऐसी किस तरह की ट्रेनिंग मिले ताकि वो इन सब के इर्द गिर्द इन सभी मुद्दों पर काम कर सके। यही था समग्र शिक्षा का। तो मैं अगर बात करूं तो अभी कि कम से कम 8 से 10% हम इसका जो बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, जो सीखने की जो क्षमता है उसको बेहतर कर पाएँ, और जो कक्षा स्तरीय अगर लर्निंग लेवल ना होने के कारण जो ड्रॉप आउट होता है उसको हम रोक पाएँ। कम से कम 75% तक बच्चे हमारे विद्यालय आ पाएँ। बिकॉज बहुत बड़ा कारण रहा है कि जब मेरा बच्चा, तो मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा 5वीं में पहुँच गया हो और उसका जो सीखने की क्षमता है और वो जो समझ है वो अगर दूसरी कक्षा की है, तो वो कक्षा में उसकी जो भरोसा है खुद पे और
आगे बढ़कर किसी चीज़ों को रखना है नॉलेज बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह कैसे उस बच्चे को उस कक्षा के जो कक्षा का जो उसका स्तर है उसके अनुसार उसकी जानकारी हो, तो इस पे कैसे काम किया जाए। तो समग्र शिक्षा में कि बहुत सारे ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं। जी, और बहुत सारे हमने सर्वे भी देखे हैं, उनकी रिपोर्ट हमने देखी है कि अगर 5वीं कक्षा का कोई बच्चा है तो वो दूसरी कक्षा की किताबों को भी नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसे में आप इसका प्रयास करती हैं कि कम से कम पहले उसे उस लायक बनाया जाए जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है, उसके बाद उसको उससे आगे जो भी उसकी लाइफ में जो भी डेवलपमेंट की जा सकती है उस पर फोकस किया जाता है। बिल्कुल। जी, तो मैम हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, साथ साथ महिलाओं का इसमें किस तरह का रोल रहता है, किस तरह की भागीदारी महिलाओं द्वारा दी जाती है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना बिल्कुल। चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मैं देना चाहूँगी। मैं अलग अलग सरकार के समग्र शिक्षा विभाग के साथ काम कर रही हूँ अभी। पर हिमाचल में मैं पिछले 10 साल से हूँ कार्यरत। तो हिमाचल पे सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे अगर 2 कोऑर्डिनेटर्स ही हैं वो महिलाएं हैं, और उन्होंने पूरे हिमाचल के शिक्षा को ऐसे साथ में रखा हुआ है। अगर मैं बताऊँ, अगर एक कोऑर्डिनेटर है जो पहली से 8वीं की कक्षा को देखती हैं, उसमें अगर मैं बात करूँ समर्थ प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ, स्टार प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सो इन सभी को लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम जो है इनकी बात करूँ तो एक ने पहली से 8वीं को देख रही हैं, और जो दूसरी हैं जो कि वो भी महिला हैं, वो 9वीं से 12वीं में कैसे अगेन समर्थ की स्टार के जो अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स हैं, और या बात करूँ लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम को कैसे बढ़ाया जाए नॉल, तो उनको देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और क्योंकि मैंने बहुत करीब से इनके साथ में काम किया है, तो इनकी टीम में ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो इनके जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप जो ट्रेनर्स होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने देखा है कि ये 2 महिलाएं राज्य के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए दिए गए जो इनके जॉब रोल हैं उनको काफ़ी बहुत ही बेहतर तरीके से निभा रही हैं। और इसके कारण, क्योंकि होता है ना कि राज्य स्तर पे 2 महिला लीड कर रही हैं, तो बाकी जो महिलाएं हैं उनको इनसे रीच आउट करने में, इनसे पहुंचकर किसी मुद्दे पर चर्चा करने में कोई झिझक नहीं होती। सो ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर इसको हम एज अ वुमेन एम्पावरमेंट देखें तो यस इट इज़ देयर। और बहुत बार देखने को मिलता है कि लीडरशिप रोल में खासकर पुरुषों को देखा जाता है, लेकिन आपने जैसे बात की कि 2 स्टेजेस पर खासकर महिलाएं लीड कर रही हैं, चाहे हम समर्थ प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, चाहे फिर लर्निंग एनहेंसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से खासकर जो बच्चियाँ हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उनको और जागरूक करने के लिए कि किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल। तो दीक्षा में एक एक करके बिंदुओं पे चर्चा करूंगी। लेकिन अगर समर्थ की बात करूँ तो समर्थ में मैंने बताया ही कि जो सीखने की जो बच्चे की क्षमता है उसको बेहतर कैसे बनाएं। तो हमने देखा कि बच्चे अगर जितना हाथ से करके, मतलब इसको 3H बोलते हैं, हेड, हार्ट एंड योर हैंड, जब ये तीनों को इस्तेमाल करते हुए सीखता है तो बेहतर तरीके से वो सीख पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को अपनाया गया। अगर मैं बात करूँ कैसे वीडियो के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं, कैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं, कैसे अगर डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर इस्तेमाल किया जाए विभिन्न विषय के लिए और विषय वस्तुओं के लिए तो बच्चा सीख पाएगा। और कैसे, और वो भी कक्षा अनुसार भी, कि वो जो TLM है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो कक्षा अनुरूप हो। अगर 4th का बच्चा है तो उसके लिए किस तरह का TLM है, अगर एक ही TLM है तो वो कैसे 5वीं कक्षा में कैसे उसका इस्तेमाल हो, और कैसे उसको हम 4th कक्षा में हम कैसे उसको उपयोग में लाएं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अगर मैं बात करूँ लर्निंग इन्हांसमेंट, जो उसका दूसरा कॉम्पोनेंट है लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम। सो लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम में अब बच्चा मेरा कक्षा स्तर की भी जानकारी रख रहा है, और उसकी सीखने की क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर हुई है। तो अब उसको और बेहतर कैसे बनाएं, तो उसके लिए अतिरिक्त कैसी किताबें हों, उसके लिए अतिरिक्त ऐसे कैसे टूल्स हों, जिससे कि बच्चा सिर्फ अपने कक्षा के स्तर का ही नहीं सीख रहा है, वो रोज़मर्रा की
ज़िंदगी में होने वाली ज़रूरतें जो उससे गुज़रता है उसको और वो कैसे बेहतर बना सके। ना ही वो विद्यालय में अपनी कक्षा में बेहतर कर पाए, बल्कि अपने घर में भी और घर के आसपास वो कैसे बेहतर कर पाए। जी जी जी। तो इसके लिए अलग अलग टूल्स, शिक्षक कैसे हाँ, तो अभी मैं फिर अब इसी के लिए टीचर ट्रेनिंग पे आऊँगी, क्योंकि ये टूल्स हम बच्चों के हाथ में एकदम से नहीं चला जाता। जी जी जी। वो उसका जो माध्यम होते हैं वो टीचर्स होते हैं। सो अभी टीचर्स को फिर उसके अनुरूप उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग दीक्षा एक चीज़ जो हो रही है कि पहले क्या था, पहले जो ट्रेनिंग होती थी कागज़ों पे आ जाती थी और वो टीचर्स को दे दी जाती थी कि इस समय पे इस बिंदुओं पे, मुद्दों पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी जी। लेकिन हमने देखा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे जो शिक्षक जो असली में जो कक्षा में जो काम कर रहा है, जो ज़मीनी मीन्स जिसको ज़मीनी जानकारी होनी चाहिए और जो ज़मीन पे काम कर रहा है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको क्यों ना समझे पहले। जी। तो इसमें इसीलिए टीचर ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, अगर हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं। पर मैम हम देखते हैं आज के समय में भी अगर ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो स्कूल्स में वो चेंज देखने को नहीं मिलता है। ख़ासकर प्राइमरी स्कूल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनरोलमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। पेरेंट्स ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। ऐसे में किस तरह से आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगी, या जो भी अभिभावक हैं उनको किस तरह से समझाएंगी कि सरकारी क्षेत्र में भी इस तरह के कार्य क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिलते हैं? तो कुछ उस पर भी प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा जी। सो अभी मैं कहूँ तो अगर एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी अभी, पर मैं कहूँ कि लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। अब जो सरकारी स्कूल है उसके तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। अब कैसे, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। तो कैसे अभी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, जिसमें कि खुल करके समग्र शिक्षा ने जो उच्च शिक्षा विभाग ने खुल करके सहयोग दिया है, गैर जो सरकारी संस्थाओं हों उनको स्वागत किया है कि आप आएँ, अपनी एक्सपर्टीज़ को लाएं और हमारा सिस्टम को लेवरेज करते हुए हमारे सरकारी विद्यालय के जो बच्चों हैं जिनमें की प्रतिभा भरी पड़ी है, पर उसको कैसे सही दिशा दें, उसके इर्द गिर्द काम करें। तो इसी के अंतर्गत एक जो है स्वर्ण जयंती एक अनुशिक्षण योजना, विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना आई, जिसमें कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं कक्षा 11 और 12 के, उनको जेईई और नीट के लिए जो है उसके अराउंड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। और बहुत ही बड़ी बात है कि आपका एकेडमिक ईयर 2024-25 में अराउंड करीब 24,000 बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। हमारे हिमाचल के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूँ, ऐसी परीक्षाएं नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसीज है वो करती हैं। हमारे, अगर मैं शिक्षा विभाग को बोलूँ, किसी को इस तरह की एजेंसी जैसी ट्रेनिंग नहीं मिली है, बट फिर भी ये गैर सरकारी संस्थाएं और ये सरकार ने जो शिक्षा जो विभाग है मिल करके यह मुमकिन कर पाई हैं। और इसमें से फिर बच्चे सिलेक्ट होकर के फिर वो जेईई और नीट के अराउंड उनको ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं कि वो किस तरह के कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं, क्या स्ट्रीम ले सकते हैं। और अब हमें वो समय भी आ गया कि जब हमारे बच्चे एक्चुअली, अभी जेईई का रिज़ल्ट आ चुका है, जेईई एडवांस का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अभी एग्जैक्ट नंबर आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। हमारे बच्चे एनआईटी हमीरपुर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे आईआईटी मंडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आईजीएमसी शिमला से हमारी बच्ची एमबीबीएस कर रही है। तांडा से, चंबा से जो चिकित्सा, जो इनका एमबीबीएस कॉलेजेस है, वहाँ से कर रही हैं। सो आप देखेंगे कि अब ये सब जो जानकारी, और इसीलिए हमें अधिक से अधिक ये जानकारी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच रहा होगा। तो मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगी कि आप जानिए, समझिए इनको, और ऐसी अगर कोई भी अगर जानकारी जानना है तो ज़रूर आप शिक्षा विभाग को रीच आउट कीजिए, आप अपने स्कूल के टीचर्स को रीच आउट कीजिए और समझिए इस प्रोजेक्ट के बारे में।
सो वो भरोसा तो बढ़ रहा है लोगों का। जी, और बहुत स्तरों पर काम देखने को भी मिलता बिल्कुल, है, जैसे आपने बिल्कुल। बताया किया कि एनजीओ और गवर्नमेंट साथ में मिलकर कुछ स्कीम्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल। जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम नाम देते हैं। तो एक तरह की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्कीम को पूरी तरह से उसका बेनिफिट लेने के लिए, उसका एडवांटेज उठाने के लिए। मैम, हमने बात किया कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को ये कहाँ तक, कौन से लेवल तक टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की जाती है, अगर हम इंटीग्रेटेड टीचिंग की बात करते हैं तो? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। या जी, सो दीक्षा, इट्स खैर हर क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा से, उसकी शुरुआत जरूर कक्षा से होती है, पर जी। मेरा एक जो शिक्षक है वो खुद में कितना मोटिवेटेड है, खुद को कितना संपूर्ण, कितना एम्पावर्ड महसूस करता है, जी। तो इसके भी अराउंड बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं शिक्षक में लीडरशिप की, कि कैसे एज अ लीडर वो इमर्ज हो, तो इस पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। जी। फिर मैं अगर बात करूं कि जो सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग है, कि कैसे अगर हमें अपनी कक्षा में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो कैसे मेरे बच्चों तक भी उस इमोशंस को पहुंचा पाना, या फिर मैं उस दिन अगर कक्षा में बहुत अच्छा बेहतर नहीं कर रही हूँ, तो वो भी उस चीज़ से भी मेरे बच्चों को कैसे अवगत कराना और उसके अनुसार फिर कक्षा को चलाना। तो इसके जो सील, इसको हम बोलते हैं, जो सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, इसके अराउंड भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और रही बात कक्षा को उसके विषय वस्तु और विषय के अनुसार बेहतर करना, तो उसके लिए तो है ही अलग अलग। मैं बोलूँ अगर ई टूल्स की आप बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें, ऐसी गतिविधि की बात करें जो कक्षा में टीचर बच्चों के साथ मिल करके, बच्चों के साथ मिल करके कर रहे हैं, सो उससे तो चीज़ें बहुत बेहतर ही हो रही हैं। और इसमें बेहतर को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ कि अब कक्षा में बच्चे को मज़ा आ रहा है। जब एक समय ऐसा होता है जब टीचर खड़ा होकर कहीं कोने से देख रहा होता है और बच्चे कर रहे होते हैं, और ये बड़ी ही मज़ेदार कक्षा होती है। तो ऐसी परिकल्पना हमने कभी की थी, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे बहुत पहले से हो रही हैं, पर अब ये सरकारी स्कूलों में भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कक्षा में गतिविधि कैसे करा पाएँ, इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, और वो बढ़ चढ़ के अलग अलग बिंदुओं पे, मुद्दों पे काम, वो कौन सी गैर संस्थाएं, कानूनी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं काम कर पाएंगी, उनके साथ जुड़ के कर रही है। जी, तो सरकार का भरपूर सपोर्ट रहता है अगर किसी भी स्कीम को आगे ले जाना है, और सरकार का जो सिस्टम होता है उसको यूटिलाइज करके, क्योंकि आपके पास वो विजडम है और वो स्किल सेट है जिसका आप यूज़ करके उस स्कीम को एक वाइड रेंज तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम देखते हैं मैम, आपका मैन टू मैन या फिर फेस टू फेस कनेक्शन आपका रहता है, चाहे स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, चाहे पेरेंट्स की हम बात करते हैं, उनके साथ आपका मिलना जुलना काफ़ी रहता है। तो ऐसे में किस तरह का आपको दिखता, ऐसे क्या लगता है आपको, किस तरह का चेंज आया है थॉट प्रोसेस में बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स कितना एक जागरूक हैं इन सब चीज़ों को लेकर? बिल्कुल। अगर मैं बच्चियों को स्पेसिफिक अगर बात करूं, तो एक बड़ा अच्छा समग्र शिक्षा ने एक भी किया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कॉन्सेप्ट आया। अभी क्या था, अभी हिमाचल की अगर हम बात करें तो हमें सब पता है कि हिमाचल अपने आप में एक देश है। अगर बात करूं कि एक सोलन भी डिस्ट्रिक्ट है, एक शिमला भी डिस्ट्रिक्ट है, और एक चंबा और किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे डिस्ट्रिक्ट भी है हमारे पास। तो कैसे हर मौसम में, हर समय हमारी बच्चियां स्कूल तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण किया गया। तो यह निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा आपको दी जाती है, और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ रहना, उनको अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन बच्चियों को। तो जिसके अराउंड वो प्रशिक्षित होकर के आगे, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी बच्चियां जो हमारी नर्सिंग की बात करूँ, ITI की बात करूँ, ब्यूटी कोर्सेज की बात करूँ, तो इट्स नॉट, ये लिमिटेड नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोर्स एजुकेशन फील्ड से ही एजुकेशन हो, और पर्टिकुलर कि ये चीज़ें ही, बिकॉज ये भी बहुत ऐसा माना जाता था कि कुछ ही क्षेत्र में ही लड़कियां बढ़ सकती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे, लाइक अगर हम ITI की बात करें, तकनीकी क्षेत्र में अगर हम बात करें, हम अगर बात करें सेल्फ डिफेंस की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्र में हमारी लड़कियां बढ़ रही हैं, और कस्तूरबा गांधी जैसे संस्थानों में वहाँ पर ऐसे प्रशिक्षण इनको
मुहैया कराई जा रही है। जी जी जी। तो एक जगह पे इन बच्चों को ला करके, तो पेरेंट्स के लिए भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा बच्चा अब सेफ है। कि कभी बर्फबारी हो गई, कभी कुछ हो गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय उस दिन नहीं जा पाएगा, जी। या फिर आने जाने में जो समय लगता है, या फिर घर में जो, अगर घर में है तो अक्सर बालिकाओं से ये उम्मीद होती ही है कि बच्चा कुछ उसमें घर के कामों में जुड़ करके उनकी मदद करे। पर हमने देखा है कि अगर हम बात करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बालिकाएं अगर वो काम कर पाए जो मेरा लड़का भी कर पा रहा है, जो कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं कर सकती हैं, लड़कियां कर ही रही हैं, जी जी जी। तो पर उसको भी उस तरह का समय और जगह सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कस्तूरबा गांधी जैसे बालिका जो संस्थान है, वहाँ पर इन बच्चों को वो समय, वो जगह और उस तरह का एम्पावरमेंट सपोर्ट मिल पाता है। जी। तो ये हो पा रहा है। जी। और फाइनेंशियली भी हम देख सकते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट किया जाता है, उन्हें चाहे फाइनेंशियल उनको मदद की जाती है। तो इसमें शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाई करवाई जाती है, और जो भी अन्य तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जैसे आपने बात की, तो वो भी कोर्सेज करवाए जाते होंगे। तो मैम हम बात कर रहे थे समग्र शिक्षा की, और साथ ही साथ जो महिलाओं का उसमें रोल है। मैम आप एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि महिला किस तरह से फैमिली के साथ साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकती है। तो थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपका सफ़र रहा, क्योंकि एक दशक से ज़्यादा आपको एजुकेशन फील्ड में हो चुका है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मज़ेदार रहा। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए स्कूल टीचर, और उसके पीछे भी कहानी रही कि मैं शिक्षा को समझना चाहती थी, और मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि तो वो करेगा कौन। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में बहुत गहरा मतलब उसका असर था, पर समझ नहीं थी उस समय। पर मास्टर्स के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे वो मिला कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं एज अ स्कूल टीचर मैंने ज्वाइन किया जी। एंड मैंने अलग अलग GD गोयन का, DPS DAV में पढ़ाया है जी। फिर वहाँ पढ़ा के भी बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत तरह का करिकुलम पे काम करने का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मुझे वहाँ भी मौका मिला। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उस समय भी अलग अलग NGO के माध्यम से एज अ वॉलंटियर जो हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके साथ जुड़ के काम तो करती थी। पर मेरा फिर लगा कि मैं इनके साथ जुड़ना चाहती हूँ, तो कैसे जुड़ूँ। और इस तरह से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में मैं आई। और फिर तो मुझे वहाँ दिखा कि फिर अगर आपको करना है इनके साथ, तो आपको तो सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा जी। और इस तरह मैं सरकारी और शिक्षा विभाग के साथ जुड़ी। और फिर उनके साथ जुड़ करके बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा, मैंने जो क्या महसूस किया, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। पर इसकी रणनीति बनाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और मुझे लगा कि मैं इसकी रणनीति बनाने की जानकारी रखती हूँ। मैंने उस फील्ड में ऑलरेडी काम किया है। अगर मैं बात करूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जी। तो उसके अनुरूप फिर आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है। तो जो इस बार जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि वो सीधे नेशनल में बन के स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके पहले स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बना, फिर वो एक NCF के रूप में आया जी। तो उसमें मुझे बहुत जो भी टेक्निकलिटी थी, आपने उन सभी चीज़ों को समझा और किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अपना जो विजडम है उसको सरकार के साथ शेयर किया। पोजीशन पेपर पे एक्चुअली जो मुझे काम करने को जी, मिला जी, जी। तो उसमें मैंने उन बुंदियों को जो रख पाई, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सरकार कर रही है और ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं कर रही है, उनको मैंने रखा। सो ऐसा रहा है। और फिर अगर मैं कहूँ तो हिमाचल सरकार में के साथ तो अगर टैलेंट सर्च की बात करूँ, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की बात करूँ, तो इन सब की रणनीति बनाएं, और कैसे मेरा बच्चा सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करके प्राइज़ लेके घर ना पहुंच जाए जी। वो उसमें उसका पार्टिसिपेट करके कैसे उसको लास्ट तक उसको उसका फ़ायदा मिले, इस पर हमने रणनीति बनाई जी। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे जीत तो जाते हैं, चाहे नंबर 1 भी वो आ जाते हैं, उन्हें कुछ फाइनेंशियल अमाउंट दे दी जाती है, उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि उस अमाउंट का करना क्या है, लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। तो वो सभी चीज़ें आप उन्हें बताते हैं कि लाइफ में
कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, किस तरह उन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो उन सभी बातों की जानकारी आप द्वारा दी जाती है। मैम थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि बीइंग अ वुमन किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर हम लीडरशिप रोल को आगे कंटिन्यू करते हैं तो। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं अगर बोलूँ तो बहुत, क्योंकि एक महिला ऐसा माना, उससे ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि वो सरकारी दफ्तर में चाहे जितना भी छा जाए, अगर वो घर में नहीं छाई तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब उसका मोटिवेटेड रह पाना और कि मैं समाज में एक जगह बना पाना कि नहीं, मैंने भी कुछ पाया है और मेरा भी कोई वजूद है, ये ऐसा देखा जाता है एक्चुअली। बिल्कुल। सो ये दोनों पहलुओं को संभालना, अपना परिवार को और अपना जो कार्य है, जो प्रोफेशन है, उसको भी बैलेंस करके लेके चलना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो रहा है। पर अभी मैंने देखा है, अब में भी बहुत सारी, क्योंकि अब हम बहुत चर्चा करते हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात जो क्या लगी कि अब हर चीज़ पे हम चर्चा करते हैं और अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के चर्चा करती हैं। वो कहीं अगर फंसती है, उसको किसी मुद्दों पे लगता है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, घर और जो मेरा कार्य है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वो इस पे तो चर्चा करती है। डबल एक प्रेशर महिलाओं के होता ऊपर है, बिल्कुल होता है। पर मैं कहूँ कि वी आर बॉर्न मैनेजर्स। जी, हम बोलो तो हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से गुजरते। दीक्षा, आप खुद भी एक महिला हो तो आप समझते होंगे, और उसको हम मैनेज करते हुए हम बचपन से आते हैं। तो ऑफकोर्स हम कर रहे हैं, पर मैंने देखा है कि अब कार्यालय में भी ये हम देखते हैं कि महिलाओं को कहा जाता है कि वो मल्टीटास्कर होती हैं, वो साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी बेखूबी निभा सकती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, और देवांशी कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास भी रहता है कि ऐसी शख्सियतों को हम अपनी जनता के बीच लेकर आएँ जो किसी न किसी फील्ड में अपना नाम बना चुकी होती हैं, जिसमें आप भी एक बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू मैम, आप शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जीवन की जो ये गाथाएं आपने हमारे साथ शेयर की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।